हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल। तो जो पहला आर्टिकल हमें डिस्कस करना है वो द हिंदू का एक आर्टिकल है which reads as China rate cut, property crisis likely to benefit Indian realtors। देखिए ये बहुत important है क्योंकि ये कुछ it actually is a very odd thing कि चाइना रेट कट क्यों कर रहा है इस टाइम पे और इसके पीछे क्या क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। देखिए नाउ वी आर एट अ टाइम व्हेन मेजर सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स। आपको पता है यूएसए अचानक से जो उसका फेडरल रिजर्व है वो काफी इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं ताकि वो अपने वहाँ की रेड हॉट इन्फ्लेशन जो 2 डिजिट्स में जा चुकी है। यूरोप देख सकते हैं, हमने यूरोप की कल भी बात की थी कि जो यूरो जोन है वो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के तहत एक ही मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। बहुत कुछ हम देख रहे हैं हर कंट्री का, हर एडवांस्ड कंट्री का, इनफैक्ट इंडिया for that matter, India is also increasing its interest rates because we have to curb the rising inflation। लेकिन चाइना, वाई इज चाइना डूइंग क्वाइट द ऑपोजिट? वाई इज इट नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड? इट इज बिकॉज एक रीसेंट पॉलिसी एक्शन जो हम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से देख रहे हैं वो बहुत टाइम से, इनफैक्ट मतलब पिछले 2-3 बार के जो उनके सीक्वेंस ऑफ सेशंस बैठे हैं इस बैंक के, उन्होंने पहले भी रेट कट किए हैं। तो ये थर्ड या फोर्थ ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया है कि हम आगे भी रेट कट करेंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो उनका रियल एस्टेट क्राइसिस यानी कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ही ज़्यादा ठप चल रहा है वहाँ पे। और अगर हम बात करें कि कोविड इन्फेक्शंस उसका रिसर्जेंस भी हो रहा है, आपके साथ मैंने अभी थोड़े ही दिन पहले डिस्कस किया था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम होने शुरू हो गए हैं क्योंकि रिसेशन फियर्स हैं ऑयल मार्केटर्स को कि लॉकडाउन लग सकता है चाइना में जिसकी वजह से एक कंटेजियन इफेक्ट हो सकता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में, है ना। तो देखिए चाइना, व्हाई इज चाइना ईजिंग द रेट्स? सी, ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट। अब आप पूछेंगे कैसे इंटरेस्ट रेट्स? देखिए इंटरेस्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत सिंपली एक बात बताती हूँ। इंटरेस्ट रेट दो तरीके से काम करता है। इंटरेस्ट रेट देखिए, अगर कोई डिपॉजिटर है या कोई इन्वेस्टर है किसी इक्विटी में, कोई शेयर में, डेट पे, मतलब बेसिकली अगर कोई इंटरेस्ट रेट का किसको पॉजिटिव बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट रेट का उसको पॉजिटिव बेनिफिट होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न्स होंगी वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो जो किसी को अगर लोन लेना है, जो डेटर्स हैं जिसको बोरो करना है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो उसके लिए ये बर्डन हो जाएगा। तो इस जगह बेसिकली क्या है, जो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट है वो काफ़ी कम सेल्स चल रही है वहाँ पे। अब आप पूछेंगे सेल्स क्यों कम है? देखिए वहाँ पे कोविड इन्फेक्शंस का रिसर्जेंस हो रहा है। रिसर्जेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बहुत कम है, लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है। जब सेल्स ही कम हो जाएंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी मार्केट में जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, लेकिन वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ऑब्वियसली वो तो अपना बिजनेस नहीं बंद करके बैठ जाएंगे ना। दे विल कीप ऑन डेवलपिंग देयर ओन प्रॉपर्टीज, राइट, सो दैट दे आर रेडी व्हेन दे हैव टू सेल देम। तो वो जो डेवलपर्स हैं दे आर बर्डनड अंडर पाइल्स ऑफ डेट, बहुत ज़्यादा, है ना। तो और इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, यानी कि उन्होंने डेट रीपेमेंट करनी भी बंद कर दी है बहुत सारे वहाँ के डेवलपर्स ने। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ताकि इन तरह के जो डेवलपर्स हैं उनको जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट मिले वो बहुत ही कम मिले, जिससे शायद थोड़ा सा रिवाइवल हो सके रियल एस्टेट क्राइसिस में। इसीलिए वो अपना जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम कर रहे हैं। इट इज इन अ बिड टू रिवाइव द क्रेडिट डिमांड, ओके, थ्रू आउट द कंट्री। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट डज दिस स्टेप एक्चुअली वुड कम आउट टू बी। देखिए ये चाइना की सरप्राइज रेट कट्स जो हो रहे हैं, जब हर कंट्री अपना रेट, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है, तो बेसिकली इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे संसार के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। हानिकारक इन द सेंस ये है कि देखिए
अगर चाइना वहाँ पे चाइना में स्लो डाउन आया तो एक स्लो डाउन ऑलरेडी यूरोप में चल रहा है, दूसरा स्लो डाउन यूएसए में भी चल रहा है, तो पूरी जो ग्लोबल ग्रोथ होगी ना, पूरे ग्लोबल मार्केट्स की जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोब तो काफी बुरी तरह अफेक्ट होने वाला है। बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया एंड व्हाई सो? देखिए, इससे क्या होगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगी, चाइना इंटरेस्ट रेट्स अगर अपने कम कर देगी, तो क्या होगा कि जो चाइना में जिन्होंने चाइना के एफपीआईज में जो एफपीआई आप समझते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो जिन एफपीआईज ने चाइना के इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पे उन्हें अभी तक इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा था, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, रिटर्न ज्यादा मिल रही थी, अब वो एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वहां से विड्रॉ करके इन्वेस्ट करने शुरू कर देंगे इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि इंडिया में आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा था आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ाया है, राइट, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट भी इन टर्न बढ़ रहे हैं, तो उनको काफी प्रॉफिट लगेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करना। एंड सिंस इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, ऑफ कोर्स ये काफी एक बहुत ही वाइब्रेंट डिमांड है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जिस वजह से एक सस्टेन्ड ग्रोथ रहती है, तो इसीलिए इन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इट इज एक्चुअली गुड टू इन्वेस्ट हियर। ओके, तो ये चीज है जो हमें काफी बेनिफिट कर सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ वो ये है, एक फैक्ट है ये, देयर इज नथिंग मच फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू हियर, इट इज अ फैक्ट। अब हम देखते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, ये चाइना के केस में और इंडिया के केस में कैसे वेरी करता है। देखिए, अगर हम बात करें रियल एस्टेट के शेयर की, मतलब पूरी जीडीपी में कितना शेयर है रियल एस्टेट सेक्टर का चाइना के और इंडिया में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन केस ऑफ चाइना, real estate and its ancillary industries, they account for nearly 25% of GDP. It is a huge part of the economy. You get that? अगर मतलब रियल एस्टेट सेक्टर वहाँ पे इतना बर्बाद हो रहा है, तो ऑब्वियसली चाइना के सेंट्रल बैंक को they have to come into the picture and they are doing this to save their own economy, because 25% of the GDP is accounted by the real estate sector. Of course you will be doomed to fail अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के केस में कितना अकाउंट करता है, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें हमारे जीडीपी में, इट इज समवेयर अराउंड 7 to 9%। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे उनको काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अगर किसी तरह का भी क्राइसिस वहां चल रहा है। Okay, so with China's interest rates on a decline and with India increasing the same, higher investments may flow into our country, which may also benefit the property market, and rightly so. Okay, so let's get started with another article now. Let's look at it. देखिए, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी डिटेल में डिस्कस करनी है, एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ एन एम्फेसिस फ्रॉम योर साइड कि मैं टाइम स्टैम्प्स लगाऊं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पूरी न्यूज़पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक फैक्ट पढ़ के टाइम स्टैम्प के साथ लग सकता है यार ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमें आता है, पर आई ट्राई टू पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट। अगर मुझे कुछ पता है, किसी तरह से पता है, किसी एक कॉम्प्रिहेंसिव एंगल से चीज़ को पता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको बताती हूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी वीडियो देखें, बट सिंस यू आर द ऑडियंस एंड इट्स इन योर हैंड्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सर एंड मैम, हुएवर इज़ वॉचिंग माई वीडियो, मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप जो बोलते हैं, मैं सच में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर एक का रिप्लाई भी करूं। आप जो बोलते हैं मैं उसको केटर भी करने की कोशिश करती हूँ। कोई अगर मुझे कहता है आप ये ज़्यादा समझाइए तो मैं वो समझाती हूँ, कोई मुझे कहता है आप इस पे वीडियो बनाइए तो मैं वो भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। बट आपको सच में ऐसा लगता है कि क्या इतनी ही वर्थ है इन वीडियोज़ की कि 40-50 व्यूज़ मैक्सिमम और 10-12 लाइक्स, सिर्फ इतनी ही? आई एम गेटिंग नॉट इवन अ पेनी फॉर वॉट आई एम डूइंग, nothing for this, and it hurts a lot, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। I again say you must see 1 घंटे की एक वीडियो या 1 घंटे कुछ मिनट की एक वीडियो, बट आपको नहीं पता कि मेरा खुद का काम कितना सफ़र कर रहा है, so that I'm able to sustain my efforts here. I would request you to please like the video and share it with others. आप किसी टेलीग्राम ग्रुप पे हैं या कहीं पे भी हैं, please let others also know about it and just help me out in this journey of mine, and that's it. Okay, let's get started with another article. तो ये आर्टिकल जो है, ये
इट इज अबाउट व्हाट इज द G7 प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत नुआंस्ड वे में बताया गया है कि प्राइस कैप प्लान है क्या। जो हम अभी तक समझ रहे थे क्या वही है प्राइस, मतलब आप ठीक है क्वांटिटी कंट्रोल कर लो, या मतलब व्हाट इज, कैसे ये किया जाएगा, कैसे हमें भी फोर्स किया जा रहा है कि हम भी इसे ज्वाइन करें, क्या हम करेंगे क्या हम नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। So all right, let's just zoom into the article a little. ओके अब सितंबर 2 को क्या हुआ था, फिनेंस मिनिस्टर जितने भी G7 कंट्रीज की हैं, द वेल्थिएस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने अनाउंस किया था एक प्लान को कि हम फाइनलाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए अभी इसकी डिटेल्स तो दे आर नॉट आउट, पर उन्होंने बस इतना कहा है कि हम फाइनलाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिशन of services which enable maritime transportation of Russian origin crude oil and petroleum products globally। ठीक है, तो देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी, अभी मैं एक कर्सरी रीडिंग दे रही हूँ बस। और इसमें ये लिखा है कि हम एक प्राइस कैप प्लान लेके आएंगे, लेकिन अभी तक इस पूरे प्राइस कैप प्लान में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रशियन ओरिजिन क्रूड ऑयल को ही इंक्लूड किया गया है। इसमें गैस का, रशियन गैस का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि यूरोप इज स्टिल क्वाइट डिपेंडेंट ऑन इट। सो यूरोप की जो विंटर्स हैं वो काफी खतरनाक होती हैं, दे विल फ्रीज इफ दे विल स्टॉप इम्पोर्टेंट रशियन गैस ऑल टुगेदर। सो गैस हैज रियली बीन केप्ट आउट ऑफ इट फॉर नाउ। ओके, नाउ व्हाट इज द प्राइस कैप प्लान। देखिए प्राइस कैप प्लान एक लेटेस्ट एडिशन है उन सैंक्शंस की रो में जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रशिया पे लगाई जा रही हैं। क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेट किया है यूक्रेन को, और इनफैक्ट आपको लगेगा कि सिर्फ रशिया पे इन तरह की सैंक्शंस लग रही हैं, नहीं, बेलारूस पे भी लग रही है। बेलारूस पे क्यों लग रही है? क्योंकि वो सपोर्ट करता है रशिया को। इनफैक्ट ऐसे भी कहीं इंडिकेशंस है, शायद आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बेलारूस ज्वाइन कर लेगा रशिया को, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। आपने बेलारूस और पोलैंड का भी अभी रिसेंटली, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन, मे बी इन जनवरी दिस ईयर, तो उस टाइम पे काफी एक माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था वहां पे पोलैंड और उसके बीच में। तो आपको पता होगा कि रशिया ने वहां पे माइग्रेंट्स भेज दिए थे जो बेलारूस के उधर के बॉर्डर से पोलैंड में इन्वेट करने की कोशिश की थी। यू नो ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इसलिए बेलारूस पे भी काफी ज्यादा सैंक्शंस लग रहे हैं। तो अब पिछले हफ्तों में क्या हुआ है कि यूएस और ईयू के जो ऑफिशियल्स हैं, दे हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड टर्की कि वो ज्वाइन करें इस कोलिशन को, या फिर एटलीस्ट सपोर्ट तो कर दें इस प्राइस कैप प्लान को। ओके उनका ये कहना है कि ये आपके भी इंटरेस्ट में है। मिस्टर इंडिया प्लीज लिसन, दिस इज एक्चुअली इन योर इंटरेस्ट। अगर आप हमारी कोलिशन को ज्वाइन करेंगे, प्राइस कैप प्लान को ज्वाइन करेंगे, मिस्टर चाइना, दिस इज इन योर इंटरेस्ट, प्लीज ज्वाइन अस। व्हाई इज द प्राइस कैप प्लान इन आवर इंटरेस्ट? व्हाई आर दीज पीपल सेइंग दैट? दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर सेइंग दिस एंड देयर सम रीजन अबाउट इट। देखिए इनका ये कहना है कि अगर आप हमें ज्वाइन कर लोगे इस प्राइस कैप प्लान में, तो क्योंकि आप बायर्स हो रशिया के इस ऑयल के और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आपको एक लेवरेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको लोअर परचेज प्राइसेस मिलेंगे। लोअर परचेज मतलब आपको जो ऑयल अभी आप महंगा खरीद रहे हो, जितना भी खरीद रहे हो, जितने का भी, उससे भी कम आप ज्यादा क्वांटिटी का प्राइस उतने ही प्राइस पे खरीद सकते हो। वो कैसे, अभी हम देखते हैं कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे हाउ विल इट एक्चुअली गेट एनफोर्स, कैसे ये सब कुछ एनफोर्स किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी कंट्री ज्वाइन करेगी इस कोलिजन को, उनके लिए इट वुड मीन सिंपली नॉट बाइंग रशियन ऑयल अनलेस एंड अंटिल द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू वेयर द कैप इज डिटरमाइंड। अभी हम देखते हैं, पहले एक कर्सरी रीडिंग दे दूं कैसे। देखिए और कंट्रीज जो ज्वाइन नहीं करेंगे, देखिए अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया है प्राइस कैप प्लान के बारे में कि जैसे अगर लंदन है, लंदन यानी कि जो यूके है, वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है शिप्स का, वेसल्स का, और इन सारी चीज़ों का जो शिपिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर जो यूके है, यूके जैसे जितने भी ऐसे सप्लायर्स हैं, वो क्या करें, वो मना कर दें कि अगर ठीक है आपके शिप में अगर इतने अमाउंट तक का ही, अमाउंट, आई सेड अमाउंट नॉट क्वांटिटी, इतने अमाउंट तक का ऑयल है तभी हम इसको इंश्योर करेंगे, या फिर तभी हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। इतने अमाउंट तक का नहीं है, इससे ज़्यादा का है तो हम नहीं करवाएंगे। तो देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। देखिए अगर आप 50 टन या फिर 50 लीटर ऑयल पहले खरीद रहे थे, सपोज कीजिए आप पहले खरीद रहे थे $50 में,
तो अब आप क्या करिए कि हमारा प्राइस कैप, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी कोई ऐसी कोई डिटेल नहीं आई है, तो हमारा प्राइस कैप है कि एक वेसल में अगर पहले 50 लीटर आता था, तो पहले 50 लीटर अगर आप $50 का खरीद रहे थे, तो अभी भी 50 ही लीटर, क्वांटिटी को ये लोग नहीं बिल्कुल छेड़ रहे, ये छेड़ रहे हैं प्राइस को। मतलब ये कह रहे हैं अब हमारा प्राइस का कैप है $30। तो इंडिया को कह रहे हैं ना, इंडिया देखिए आपके लिए तो ये किफ़ायती है ना, कि आप उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट करो रशिया को, कि नहीं हमारा तो प्राइस कैप यही है कि $30 ही है 50 लीटर उसकी ऑयल की कीमत, अब आप इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा पे हमें बेच सकते हो, तो ठीक है आपके लिए तो किफ़ायती है, आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, आपका आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, तो बढ़िया है ये तो आपके लिए। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। ओके, तो यहीं पे यहाँ पे बात की है। और जो भी कंट्रीज ज्वाइन नहीं करेंगी कोलिजन को या फिर बाय करेंगी ऑयल हायर देन द कैप प्राइस, दे वुड लूज एक्सेस टू ऑल द सर्विसेज जो ये कोलिजन कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे इंश्योरेंस, करेंसी पेमेंट, फैसिलिटेशन एंड वेसल क्लियरेंसेस। ठीक है, तो G7 कंट्रीज का ये कहना है कि हम एम कर रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए वो ऐसा ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारा एम सिर्फ यही नहीं है कि हम रशिया को परेशान करें, हमारा एम है कि ऑयल का प्राइस जो इतना ज़्यादा, देखिए इन्फ्लेशन हर कंट्री में इतनी बढ़ी हुई है ना, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा कम हो जाए, इन्फ्लेशन थोड़ी कर्ब हो जाए हर कंट्री में। तो अगर हम प्राइस कम कर देंगे ऑयल का, तो ऑब्वियसली मतलब सबके कंट्री में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रही है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ एक और बड़े अच्छा मॉरल काम होगा। मॉरल काम ये होगा कि रशियन इकोनॉमी को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि रशिया इज एन ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी, राइट। गैसप्रॉम आपको पता होगा सबसे बड़ी कंपनी है जो, तो रशियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पेंज हो जाएगी और उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी अपनी वॉर जो चला रहे हैं यूक्रेन में उसको फंड करने की। सो यू नो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द ग्लोब एंटायरली। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है और इनका ये कहना है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट उठता है, हाउ हैज रशिया रिएक्टेड टू द प्लान। रशिया बीइंग रशिया ऑफ कोर्स इट विल ऑलवेज बी एग्रेसिव इन इट्स रिस्पॉन्स। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है, कोई बात नहीं, आप जो करना है प्राइस कैप लगाओ लगाओ, हम रशिया क्या करेगी, कुछ भी सप्लाई ही करना बंद कर देगी, एनीथिंग एट ऑल। आप प्राइस कैप क्या लगाओगे, हम कुछ ही नहीं देंगे आपको, आप कितना मर्जी कोई प्राइस कैप लगाओ। आप तो कह रहे हो कि हम थोड़ा पे लेने की कोशिश करेंगे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। सो दिस इज व्हाट रशिया हैज कम अप विद। और एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था व्लादिवोस्टोक में लास्ट वीक, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ज्वाइन किया था वर्चुअली, यहाँ से ही इंडिया में बैठे बैठे। तो उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन ने थ्रेटन किया था कि रशिया बिल्कुल स्टॉप कर देगा हर तरह की सप्लाई को, गैस, ऑयल, कोल, हीटिंग ऑयल, हर चीज़ को, एंड वी विल लीव यूरोपियन कंट्रीज टू फ्रीज। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और आपको ये तो पता ही है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से यूरोप के पास जो गैस जाती है, वो बहाना देके जो रशिया की कंपनी है वो बहाना देके कह रही है कि अभी मेंटेनेंस इश्यूज वगैरह हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। देखिए इन्होंने 3 वर्किंग डेज का ब्रेक लिया था रशिया की गैसप्रॉम ने, लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं कि मेंटेनेंस इश्यूज अभी कह रहे हैं और दिन लगेंगे। तो ये इट इज़ एक्चुअली अ बहाना, जो वो चीज़ मतलब कि उनको हम किसी भी तरह से तंग कर सकें, अगर वो हमें परेशान कर रहे हैं तो लेट्स डू द सेम टू देम। विल द मोदी गवर्नमेंट कंप्लाई विद द प्राइस कैप? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं। देखिए इंडिया का जो ऑयल इनटेक है रशिया से, इनफैक्ट वो 50 गुना बढ़ गया है पहले से, आपको पता है, क्योंकि हमें बहुत चीपर प्राइस पे ऑयल मिला है। और इनफैक्ट आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंडिया रशिया का ऑयल इंपोर्ट कर रही है तो उनको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेनियन लोगों का खून मिला हुआ है उसमें, जो हम इतनी मौतें देख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा फिर इस पे हम पे प्रेशर भी पड़ा। हमने पहली बार रशिया के अगेंस्ट नहीं कहूँगी, यूनाइटेड नेशंस में आपको पता है रुचिरा कंबोज जी ने मतलब इसकी जस्टिफिकेशन भी दी थी, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की यूएन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने ये भी कहा, हमने क्या किया था एक्चुअली, हमने अलाउ कर दिया था, हमने एक्चुअली वोट किया था फेवर में इस बात के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि जो जेलेंस्की है उनको अलाउ किया जाए कि वो वर्चुअली ज्वाइन कर ले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि उस मीटिंग को जहाँ पे डिस्कस करने वाले थे बात को, दोनों के मैटर को। तो फिर रशिया ये चाहता था कि अगर मतलब बातचीत होनी है, कोई डायलॉग वगैरह होना है, तो द प्रेसिडेंट शुड एक्चुअली कम इन पर्सन, उसको खुद आया जाए या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करवा लो। जेलेंस्की से मतलब वर्चुअली क्यों अलाउ करना, रशिया ये चाहता था। पर चाइना ने तो वोट ही नहीं किया था और इंडिया ने फेवर में वोट किया था कि प्लीज़ अलाउ कर दो। और इंडिया ने फिर ऐसे जस्टिफाई किया कि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम रशिया के अगेंस्ट नहीं गए, बस हम तो ये चाहते हैं डायलॉग हो दोनों कंट्रीज में और ये
सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। पर ऑब्वियसली वो थोड़ा सा शिफ्ट था हमारी डिप्लोमेसी में, पर इतना भी नहीं। रशिया इज एक्चुअली एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स। और यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी से। उनसे पूछा गया कि क्या आप मॉरल ड्यूटी जो आप पे बनती है हमारी कंट्री पे कि हम ज्वाइन करें इस प्राइस कैप कोलिजन को, तो आप करेंगे? तो फिर उनका रिप्लाई ये था, देखिए मेरी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, मॉरल भी हर तरह की एक ही ड्यूटी है मेरी, कि मेरे को अपने यहाँ के कंज्यूमर्स को, भारत के, अफोर्डेबल ऑयल प्रोवाइड करवाना है, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें जहाँ से हमें चीप ऑयल मिलेगा, हम रशिया के ऊपर कोई प्राइस कैप वगैरह ज्वाइन नहीं करने वाले। और इनफैक्ट अगर हम यही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करें व्लादिवोस्टॉक में, जहाँ पे मिस्टर मोदी हैड ज्वाइन वर्चुअली, तो मिस्टर मोदी ने भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो इनफैक्ट स्ट्रेंथन्ड हो एनर्जी की फील्ड में, और एंड बूस्ट इंडिया $16 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन रशियन ऑयल फील्ड्स। हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम वहाँ के ईस्टर्न उसमें रीजन में कर रहे हैं वो भी हमें बूस्ट करने की बात की गई थी, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी जो दोस्ती है वो तो और ज़्यादा गहरी हो रही है, तो लेट अलोन द प्राइस कैप एंड अदर स्टफ। ओके, so this is something we should have known. Now let's move on to the next article. Why is the Kushiara River Treaty important? Now आपको पता है, आप skip करने की कोशिश करेंगे इसको कि कुशियारा रिवर तो हम देख चुके हैं, मैं समझा भी चुकी हूँ पिक्टोग्राफिक्स वगैरह के साथ, ज्योग्राफी सब कुछ। But now there are many additional things we have to learn about this agreement and the whole scenario in which this was brought about. Okay, now as far as Kushiara river is concerned, आपको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है बराक रिवर की। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में मैंने आपको फर्क बताया हुआ है, जो फ्लो करती है असम से एंड देन टू बांग्लादेश, फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। ठीक है, और ये अग्रीमेंट जब साइन की गई है, ये एक ऐसा साल है जब इसे साइन की गई है कि बोथ लोअर असम, जो भारत का जो लोअर असम रीजन है वो, और सिलहेट बांग्लादेश का जो है, दोनों ने ही विटनेस की है डेडली फ्लड्स को। तो आप पूछेंगे मतलब फ्लड्स और अग्रीमेंट का क्या ताल्लुक है, तो हम देखेंगे अभी ये सब कुछ कि दोनों ही असम में और सिलहेट में, दोनों में ही काफी फ्लड्स देखी गई हैं। आपको पता है असम से ही तो फ्लो करते करते यहाँ पे जाती है सिलहेट में, राइट? तो अब हाईलाइट करती है कि हमें काफी ज्यादा ग्रेटर कोऑपरेशन चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, फ्लड कंट्रोल मेजर्स पे भी और इरिगेशन रिलेटेड इश्यूज में भी। देखिए जो ये अग्रीमेंट हमने साइन की है ना, इसमें इरिगेशन रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं स्पेशली बांग्लादेश के, वो तो एड्रेस हो गए, लेकिन ये फ्लड कोऑपरेशन वाला हमने अभी तक तो वैसे कोई निटिग्रिटी, कोई डिटेल वगैरह आई नहीं है कुशियारा अग्रीमेंट की। देखते हैं शायद फ्लड कोऑपरेशन का कोई उसमें मेंशन हो, पर अभी तक फ्लड कंट्रोल का मतलब दोनों कंट्रीज ने मिलकर क्या सुझाव निकाला है कुशियारा की वजह से या वैसे, उसके बारे में अभी तक बातचीत नहीं हुई है, जिसपे मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। नाउ व्हाट इज द कुशियारा अग्रीमेंट? देखिए अगर हम पिछली 100 सालों की बात करें तो उसमें बराक रिवर जो है उसने अपना जो कोर्स है वो बहुत चेंज किया है, इन सच अ वे कि जो कोर्स नहीं कहूंगी, आई वुड से कि उसका जो फ्लो है वो काफी चेंज हुआ है। फ्लो इतना ज्यादा वोलेटाइल है और इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या होता है कि जो उसका बल्क फ्लो है रिवर का, वो देखिए अगर मैं बराक रिवर की बात करूं, जो उसका जो बल्क फ्लो है वो जाता है, गिरता है कुशियारा में, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ है, जो एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है सूरमा, जो नॉर्थ वेस्ट में जाती है, और आपको ये पता है कि ये नॉर्थ वेस्ट नहीं, वो नॉर्थ में जाती है और ये साउथ की साइड जाती है। तो ये जो कुशियारा है इसमें मैक्सिमम जाता है और सूरमा में कम जाता है रिवर। तो अगर हम इस अग्रीमेंट की बात करें तो इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट द चेंजिंग नेचर ऑफ द रिवर हैज पोज्ड बिफोर बांग्लादेश। क्योंकि ये क्या करती है कुशियारा रिवर बेसिकली, या फिर बराक की अगर हम बात करें, तो ये बहुत हैवी फ्लड्स लेके आती है मॉनसून सीजन में वहां पे, लेकिन कंप्लीटली सूखा पड़ जाता है जब विंटर सीजन होता है, यानी कि लीन सीजन होता है, जब इनफैक्ट लीन सीजन में वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है पानी की, वहां उस टाइम पे ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि क्रॉप साइकिल है जो सिलहिट में, जिसके लिए विंटर के समय में उन्हें पानी ज्यादा चाहिए। अब ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। एक राइस क्रॉप है, बोरो राइस क्रॉप।
ओके तो ये भी हमें देखना है। तो एक्चुअल में देखिए अभी तो पूरे डिटेल्स हमारे पास नहीं आई हैं, पर कुछ ऑफिशियल्स हमें ये बताते हैं कि इस अग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश विल बी एबल टू विड्रॉ 153 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द कोशियारा आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर दैट इज देयर इन द रिवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। मतलब 153 क्यूसेक्स उनको विड्रॉ करने के राइट्स मिल गए हैं लीन सीजन में, जो एक्चुअल में टोटल अगर हम फ्लो की बात करें इट इज 2500 क्यूसेक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और मिलियंस ऑफ पीपल विल एक्चुअली बेनिफिट इस ट्रीटी से, इस अग्रीमेंट से। और कैसे लेके जाया जाएगा सिलहेट तक, इसको एक नेटवर्क ऑफ कनाल्स द्वारा लेके जाया जाएगा जो बांग्लादेश ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हुआ है बहुत साल पहले इन्होंने। तो काफ़ी ऑब्वियसली जब कैनाल्स के थ्रू वाटर ले जाएगा, रिवर का वाटर ट्रैवल करवाया जाएगा फार्मर्स के फील्ड्स तक, तो उन फार्मर्स के फील्ड्स तक जो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है बोरो राइस की। देखिए बोरो राइस जो है इट इज बेसिकली द राइस कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ दिसंबर टू फरवरी एंड हार्वेस्टेड इन अर्ली समर। ठीक है, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश has been complaining that the Boro rice cultivation in the region had been suffering as India did not allow it to withdraw the required water from the Kushar, and now we have actually catered to that demand. हमने वो चीज़ पूरी कर दी है क्योंकि इनको पानी नहीं मिलता था उस क्रॉप साइकिल को पूरी करने के लिए। और अगर हम बात करें, ठीक है सप्लाई वाटर हो गया, लेकिन फ्लड कंट्रोल पे इनका भी यही कहना है जो कुशारा की वजह से हो रही है, दैट नीड्स मोर वर्क। ओके, नाउ हाउ विल बांग्लादेश यूज द वाटर, वो दिए गए पानी को कैसे यूज करेंगे, कैसे पहुंचा पाएंगे वहां तक। अब देखिए कुशारा के पानी की अगर हम बात करें उसको चैनल किया जाएगा थ्रू रहीमपुर कनाल प्रोजेक्ट इन सिलहेट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम रहीमपुर कनाल प्रोजेक्ट की बात करें जो एक सब डिवीजन जिसका नाम है जाकीगंज सब डिवीजन, जो सिलहेट का एक सब डिवीजन है, वहां पे इसे बहुत पहले बिल्ड कर दिया गया था इस कनाल को, और ताकि हेल्प किया जा सके फार्मर्स को कोशियारा रिवर का पानी एक्सेस करने के लिए। पर जो ये फैसिलिटी है कनाल की, इट रिमेन ड्राई कंप्लीटली ड्यूरिंग द लीन सीजन विदाउट सर्विंग द पर्पस। मतलब इसका जिस पर्पस के लिए इसको बिल्ड किया गया था उसका पर्पस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका पर्पस यही था कि लीन सीजन में कोशियारा रिवर से वाटर विड्रॉ किया जाए तो उन्हें फार्मर्स तक पहुंचाया जाए कैनाल द्वारा। पर जब उसे कभी विड्रॉ करने के राइट्स ही नहीं मिल पा रहे थे तो फिर कैसे, दिस इज एन 8 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। and it is the only supplier of water from कोशियारा to the region। और बांग्लादेश ने एक पंप हाउस भी बिल्ड किया हुआ है और बाकी फिर फैसिलिटीज जो भी विड्रॉ करने के लिए इन्हें ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रहीमपुर केनाल है वो काफ़ी ऑपोजिशन इसने देखा था इंडिया द्वारा, क्योंकि इंडिया अभी तक नहीं थी ना, इसके अगेंस्ट ही थी कि उसके पानी को विड्रॉ किया जाए बांग्लादेश द्वारा, है ना। तो लेकिन अब तो खैर हमने इनकी डिमांड मीट कर दी है। व्हाट वाज इंडियाज ऑब्जेक्शन टू द रहीमपुर केनाल? ओके, द कोशियारा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग द अगस्त 25 जॉइंट रिवर कमीशन। आपको पता है ये अगस्त 25 को एक जॉइंट रिवर कमीशन भी बैठी थी, उसमें ऑलरेडी हमें हिंट मिल गया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसा होने वाला है, और हुआ भी। कोशियारा रिवर पे अग्रीमेंट आ गई जब पीएम शेख हसीना जी यहाँ पे आई, साइन कर दी गई उस चीज़ को। ये इसका हिंट तो हमें पहले ही मिल गया था कोशियारा का, ठीक है। और हमने अपना जो ऑब्जेक्शन स्टेट किया हुआ था वहाँ पे रिटन में कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं रहीमपुर केनाल के इनफैक्ट बिल्डिंग को, वो हमने विड्रॉ कर लिया। तो यही मेन पार्ट बन जाता है पूरे अग्रीमेंट का, मेन बेसिस बन जाता है। Now, before this, Bangladesh had carried out the Upper Surma Koshara project, which included clearing and dredging of the canal and other connected channels of water, but the channels could not be of much use to Bangladesh because India objected to the move and claimed that the dike and other infrastructure interfered। अब देखिए इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या था? एक ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था बांग्लादेश ने, सूरमा कोशियारा प्रोजेक्ट, अपर सूरमा कोशियारा प्रोजेक्ट, जिसमें वो क्या करते थे, जितना भी जो पेबल्स और मड और ये सब फंस जाता है केनाल में, उसकी साफ सफाई, ड्रेजिंग करवाना ताकि फ्लो अच्छे से हो पाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इन तरह के उसको अपोज इंडिया आज तक क्यों करता है? क्योंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या डाइक्स बनाना इस फैसिलिटी के लिए, हमारा ये कहना था ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? क्योंकि जो कुशियारा है ना वो खुद इट इटसेल्फ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द टू साइड्स। मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है एक्चुअली कुशियारा उसकी पार्ट है एक, है ना। तो वहां पे आप इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना देते हो तो हमें खतरा है कि हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी इंपेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है कि ये अग्रीमेंट ये इंडिकेट करती है कि शायद इकोनॉमिक
बेनिफिट्स जो है उसने आउटवे कर दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स को, ठीक है। तो this is also something that you must take note of. What are the hurdles to the तीस्ता agreement? अब तीस्ता agreement की तो जहाँ ऐसी रिवर वाटर शेयरिंग की बात हो इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तीस्ता की तो बात होगी ही। द कुशारा agreement did not require, देखिए कुशारा की अगर हम बात करें, इसको ज़रूरी नहीं था इसके पास कि इसे सहमति चाहिए या नॉड चाहिए स्टेट्स की, लाइक असम से पास होता है कुशारा, राइट। असम के नॉड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बराक वहीं से इमर्ज होती है, मतलब असम से होते हुए गुजरती हुई यहाँ से आती है, फिर वो ब्रांच करती है कोशियारा और सूरमा में। लेकिन देखिए बात ये है तीस्ता के लिए, अगर तीस्ता में भी तो लीन सीजन में कितना रिड्यूस्ड फ्लो हो जाता है, राइट। लीन सीजन में ही तो सारा खेल है, ममता बनर्जी वहीं तो आके वीटो कर देती है कि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। मैं हजारों बार आपको तीस्ता रिवर का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो बात यह है, लेकिन तीस्ता की बात आ जाती है, ममता बनर्जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, वो उनका नॉड की जरूरत है। यहाँ तो चलो नॉड की जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत होती भी तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि सेम ही गवर्नमेंट है असम में भी और सेंट्रल लेवल पे भी, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। तो लेकिन यहाँ पे काफी दिक्कत आ रही है। और अगर हम बात करें, एक और चीज़ है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज का भी एंगल लिखा है। इनका ये कहना है, देखिए रिड्यूस्ड वाटर फ्लो जो कोशियारा में हमने विंटर में देखा, राइट, जिसकी वजह से बोरो राइस नहीं कल्टीवेट हो पा रहे। लेकिन हम तीस्ता की बात करें, उसमें भी काफ़ी रिड्यूस्ड फ्लो होता है लीन सीजन में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन साउथ एशियन रिवर्स, जो अफेक्ट कर सकता है बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, उनके लाइवलीहुड्स को, और ट्रिगर कर सकता है माइग्रेशन को। देखिए अगर जो बोरो राइस कल्टिवेटर्स हैं, आप सपोज करिए उनके पास एक ही जीने का एक ही सहारा है अपना पेट पालने का, वो है बोरो राइस कल्टिवेशन। अगर कल को ये रिड्यूस ऐसा कुछ नहीं साइन होता अग्रीमेंट या कुछ भी, आगे भी और बहुत सारी रिवर्स हैं, है ना, तो अगर उनका लाइवलीहुड इस तरह से अफेक्ट हो जाता है तो फिर बिल्कुल बॉर्डर एकदम इसके एक कदम रखो तो इंडिया आ जाता है ना। इंडिया आ जाता है तो फिर वो माइग्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, राइट, आप समझ रहे हैं। या फिर अगर इंडिया में कोई फ्लो कम है, ड्राई हो जाता है, तो वो जो कम्युनिटी जो वहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वो वहाँ माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कुशियारा की बात करें, उन्हें पानी नहीं मिल रहा था ना, लेकिन उन फार्मर्स को ये तो पता है कि भारत के पास कुशियारा का पानी है, तो यहाँ माइग्रेट करके आ सकते थे। तो माइग्रेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है सिर्फ, और इस सबकी जड़ होगी क्लाइमेट चेंज का मुद्दा इस टाइम पे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है। Alright, so this is something we have actually done with. Okay, let's move on to the next article. Now this is very very important, my dear friends, please do not skip this. Please assuming कि ये तो अरे मतलब ये सब थोड़ा ना आता है, ये नहीं होता, बहुत बहुत important है। क्या क्या आता है क्या नहीं आता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतने स्मार्ट हो, आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, मुश्किल हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल हो रही हैं, एंड आई विल नेवर एड्रेस दोज क्वेश्चंस बिकॉज मुझे पता है कि आप इतने तो सक्षम हैं कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रेबीज की ना, रेबीज का मुद्दा क्यों उठता है, मैंने आपके साथ इसकी एक एथिक्स की केस स्टडी अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे कि अगर कल को आप कहीं पे ऐसे पोस्टेड होते हैं जिसकी जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली हो जाता है ह्यूमन की लाइफ में और पेट्स की लाइफ में, या फिर वाइल्ड लाइफ की लाइफ में, डॉग्स वर्सेस ह्यूमंस। अगर डॉग्स की कलिंग हुई थी 2016 में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस मर रहे थे केरला में इनकी वजह से, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स हैं वो काट देते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये मुद्दा मैंने एथिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लिया है आपके साथ। अब हमें सब कुछ देखना है कि क्या रेबीज वैक्सीन है, सब कैसे बनती है, कौन से वायरस है इसमें, ये सब कुछ हमें देखना है। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। उस टाइम पे जो बच्ची थी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी, 12 साल की जो बच्ची केरला की, जिसको एक स्ट्रे डॉग ने काट लिया था, जिनकी अब अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ रेबीज। और काफ़ी डिस्पाइट मल्टीपल इनोक्यूलेशंस ऑफ द वैक्सीन, उनको काफ़ी वैक्सीन डोजेज जो होती हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे दी गई, लेकिन तब भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो रेबीज वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं, क्या वो एफिकेशियस हैं, मतलब अपना काम करने में सक्षम भी हैं, सही भी हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है। अब हम देखते हैं कि हाउ डज अ रेबीज वैक्सीन वर्क। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं रेबीज है क्या। ये एक ऐसी डिसीज है जो कॉज की जाती है एक फैमिली ऑफ वायरसेस द्वारा, जिसका नाम है लाइसा वायरसेस, LYSSA, फिर आगे वायरसेस आप पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉग्स में ही पाया जाता है या ऐसा कुछ नहीं, इट इज़ फाउंड इन अ रेंज ऑफ मैमल्स, ओके।
लॉट मेनी मैमल्स, जैसे कैट्स में भी रेबीज होता है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें वायरस के टारगेट की, तो ये ऐसा क्या करता है जिस वजह से इतना फेटल यानी कि मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है डायरेक्टली। ये वायरस डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, देखिए जब आपकी बॉडी सिग्नल देना बंद हो जाती है ना, तो सी आई टेल यू वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके दिमाग का और आपका नर्व्स का चलना। जब आपस में कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है ना, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं आपके ठीक होने के। अगर आप हो भी गए तो किस तरह की ज़िंदगी होगी आगे, वो बहुत मुश्किल है। मैं कोई किसी नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, जब भी कभी अर्थक्वेक होता है तो जब उसकी ड्रिल्स अगर आपने बचपन में कभी अटेंड की हो, उसमें क्यों कहते हैं सबसे पहले हाथ के ऊपर बुक रख लो, या फिर नहीं अपने सिर के ऊपर बुक रख लो, या फिर हाथ से सिर को ढक लो अगर कुछ भी ऐसा होने लगता है किसी बेसमेंट में जाके, या कुछ ऐसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या दिमाग को कुछ हो गया ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सबसे डेलिकेट ऑर्गन ही वही है हमारे पूरे शरीर का। तो अगर आपने फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर कोई वायरस अटैक कर देता है, तो इट बिकम्स नियरली 100% फेटल टू द होस्ट एनिमल, है ना, अगर वो सक्सीड हो जाता है वायरस उसको इन्फेक्ट करने में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ओके, दो मेनी एनिमल्स फ्रॉम कैट्स टू क्रोकोडाइल्स कैन बी ट्रांसमिटर्स ऑफ द वायरस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं एक स्टेटमेंट में लिखा हो ना कि क्रोकोडाइल, देखिए लिस्ट ऑफ एनिमल्स है, इसमें से कौन कौन सा ट्रांसमिटर हो सकता है रेबीज का, उसमें क्रोकोडाइल भी लिखा हुआ है। आप हंस के कहोगे अरे ये क्या बकवास ऑप्शन बना दिया है, लेकिन क्रोकोडाइल कैन ऑल्सो बी अ ट्रांसमिटर ऑफ द वायरस। और इट इज़ मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग और कैट। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो हम यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन पेट्स हैं, कैट से भी ज़्यादा डॉग से ही हम देखते हैं, जो फेटलिटी हम रेट देखते हैं वो डॉग बाइट की वजह से ही ज़्यादा देखते हैं। और लेकिन देखिए हाँ, ये फेटल लीथल ज़रूर है ये वायरस, लेकिन एक स्लो मूविंग वायरस है, इन द सेंस कि बहुत हफ्ते भी लग सकते हैं इससे पहले कि जो डिसीज़ है खुद को एक फेटल एंसेफेलाइटिस में कन्वर्ट करे, ठीक है। इसीलिए अगर जब आपको एक डॉग काटता है, उसके बाद भी अगर वैक्सीन दी जाए तो तब भी ठीक है, क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ रेबिड एनिमल द वैक्सीन रिमेन्स इफेक्टिव, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग है, पूरे शरीर में इतनी जल्दी नहीं फैल जाता। इट टेक्स वीक्स टू फॉर दैट टू हैपन। मतलब पहले तो कहते बहुत सारे मिथ्स होते थे कि अगर पता नहीं वो कुत्ता जो है वो अगर मर गया उस टाइम में तो डेफिनेटली आपको रेबीज होगा, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी पहले बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता था, बहुत सारी चीज़ें। ओके, शॉर्ट देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, हर हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, क्योंकि हर डॉग को भी तो रेबीज नहीं है, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले तो ये समझिए, हर डॉग बाइट से रेबीज नहीं होता। रेबीज एक प्रिवेंटिव मेजर है, जरूरी नहीं है आपको जिस कुत्ते ने काटा उसको रेबीज था, सबसे पहले तो वो इन्फेक्टेड होना चाहिए जिससे कि आप इन्फेक्टेड हो सके, ठीक है। तो ये चीज सबसे क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले आपके माइंड में। और शॉर्ट ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, रेबीज एंटीबॉडीज, मतलब देखिए जो काटने के बाद जब इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक रेबीज इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन आपको पता है, एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। एंटीजन क्या होता है, ओके, आई विल हैव टू गेट इनटू द बेसिक्स। देखिए जब भी कोई एक वायरस या फिर कोई भी एक पैथोजन है वो आपकी बॉडी में आता है, ठीक है, तो वो जब आपके पैथोजन अपने साथ कुछ प्रोटीन्स लेके आ रहा है जो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मैं एक पैथोजन हूँ, वो होता है एंटीजन। उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, जो तरीके की सेल्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अगर किसी इंसान में रेबीज फॉल्स या आर्टिफिशियली या फिर किसी एनिमल में, हॉर्स में अगर रेबीज डाला गया, ठीक है, फिर उसकी बॉडी ने क्या किया, उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, फिर उसमें से हमने उस एंटीबॉडीज ने साइंटिस्ट को निकाल लिया, एंटीबॉडीज को साइंटिस्ट ने निकाल लिया, फिर वही एंटीबॉडीज एक्चुअली में आप में इंजेक्ट की जाती है जब आपको कुत्ता काटता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स, ठीक है। तो फिर जब एक शॉट दी जाती है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन की, नाउ इट इज फॉलोड बाय अ 4-week कोर्स, 4 हफ्तों का कोर्स चलता है। अगर आप में से किसी को अगर मतलब ऐसा हुआ है कि आपको किसी कुत्ते ने कभी काटा है, क्योंकि आई बिलोंग टू दैट लॉट, मेरे साथ ऐसा हुआ है और काफ़ी भयानक ही हुआ था मेरे साथ। तो इनफैक्ट देयर वर 10 डॉग्स एंड आई डू नॉट नो, वी वर 3 पीपल और उसमें से सिर्फ मेरे को ही क्यों चुना वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, एंड इट वॉज एक्चुअली हॉरेबल। उसके बाद मेरा तो इनफैक्ट, अगर छोड़िए मैं अपनी क्या कहानी बताऊँ, ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस ऑफ इट, ओके।
अब यहाँ पे ये लिखा है कि ये ट्रांसलेट करता है फर्स्ट डोज बीइंग गिवन ऑन द सेम डे, मतलब पहले दिन जब आपको काटा है पहली डोज आपको इम्यूनोग्लोबिन की तभी मिलती है, फिर फॉलो किया जाता है वैक्सीन को, मतलब 4 है ना, 4 डोजेज में से जो बाकी बची हुई 3 है वो 3rd, 7th और 14th डे पे दी जाती है, राइट। और देयर आर अदर रेजिमेंट सच एज 5 शॉट्स विच इंक्लूड वन, देखिए पहले ऐसे नहीं कहते थे 14 टीके पेट में लगते हैं, अब तो 4 ही लगते हैं। अब बहुत लोग ऐसे मजाक में भी कहते थे ना अब तो 4 ही लगते हैं, हमारे टाइम में तो 14 टीके लगते होते थे। तो ये 4 वाला आपको याद रखना है। हाँ, इसका एक वेरिएशन भी है जिसमें 5 टीके लगते हैं विच इंक्लूड्स वन ऑन द 28th डे एज वेल, ठीक है। तो ये WHO के द्वारा ये सब वगैरह इन्होंने बताया है। देखिए ये आपको लग रहा होगा ये क्यों याद रखना है, आप प्लीज याद रखिए ये एक सेंटेंस बन सकता है कि पहली फर्स्ट सेम डे, फिर दूसरी 3rd डे, तीसरी 7th डे और चौथी 14th डे पे लगती है, ठीक है। हाउ इज द वैक्सीन मेड, अब वैक्सीन कैसे बनती है। देखिए आपको अगर वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा भी पता हो ना, जैसे आपने कोविड के टाइम पे शायद कोविड वैक्सीन का प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको इतना बता देती हूँ। वैक्सीन ना 2 तरह से बनाई जा सकती है, एक तो इनएक्टिवेटेड वायरसेस को यूज करके या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को यूज करके, या फिर एक होता है किल्ड वायरस को यूज करके। किल्ड इन द सेंस उस वो वायरस हैज बीन हीटेड टू किलिंग, मतलब उसको इतना बॉईल कर दिया जाता है या हीट कर दिया जाता है जिससे वो मर जाए, लेकिन उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी डेवलप करेगी हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डेवलप होता रहे। लेकिन अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब वायरस लाइव है लेकिन उसको इनएक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है, वीकेंड किया हुआ है, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं। दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज दैट कैन, अब जैसे ही इसको वायरस को डाला जाता है तो फिर हमारे उसमें ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है ये वायरस जब भी डाला जाएगा। और बहुत सारे टेस्ट वैक्सीन अभी भी ट्रायल्स में हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस को यूज़ करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही सिंगल शॉट रेबीज वैक्सीन तो अभी कुछ भी नहीं आई जो एक परमानेंट इम्यूनिटी को ऑफर कर दें। तो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है देयर इज ऑल्सो एन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिंगल शॉट रेबीज वैक्सीन विच ऑफर्स परमानेंट इम्यूनिटी, विच इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। और यहाँ पे 2 वेज लिखे हैं जिस तरह से रेबीज वैक्सीन दी जा सकती है। पहला होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये सबसे कॉमन है, इनफैक्ट यही है PEP जो दी जाती है, जो तब लोगों को दी जाती है जब उनको एक डॉग या कोई भी एनिमल ऐसा काट जाता है जो इन्फेक्टेड है रेबीज से, ठीक है। तो ये वैक्सीन हैं या तो वो मसल्स में दी जाती हैं या स्किन पे दी जाती है। और इनफैक्ट फिर एक वैक्सीन होती है जिसे हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब काटने से पहले, बाइट से पहले। अब ये किन लोगों को जिनको शक होता है कि शायद डॉग काट सकता है, जो आसपास घिरे रहते हैं एनिमल से इन तरह के, जैसे वेटनरियंस और ये सब कुछ जो आसपास बड़े सारे जिनके डॉग्स हों या कैट्स हों उनको पहले। लेकिन ऑब्वियसली एडवांटेज इतना नहीं है प्री वाले उसका, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती और WHO डज नॉट रेकमेंड दिस एज अ जनरल प्रिवेंटिव मेजर। ओके, आर रेबीज वैक्सीन ईजिली अवेलेबल इन इंडिया, तो जी हाँ बिल्कुल रेबीज वैक्सीन इजीली अवेलेबल तो है। एटलीस्ट 6 तरह की वैक्सीन हैं जो अप्रूव की गई हैं भारत में यूज़ के लिए, और उन सारों में ही दे ऑल कंटेन इनएक्टिवेटेड वायरसेस मेड ऑफ डक, चिकन और ह्यूमन सेल कल्चर्स, ओके, एंड आर मार्क्ड एज सेफ, एफिकेशियस एंड विद लॉन्ग इम्यूनिटी। ओके, ये चीज़ आपको पता है। 500 तक की पर डोज लगती है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवाओगे, वरना तो फ्री ही लगती है, OPD में जाके आप लगवा सकते हो किसी सरकारी हॉस्पिटल के। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज तो हम आए दिन देखते रहते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में काफ़ी केसेस हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से बहुत सारी प्रोटेस्ट भी आए दिन हम देखते हैं। अब देखिए सेंटर का ये कहना है कि 2016 से 18 में के बीच में अराउंड 300 लेबोरेटरी कंफर्म्ड रेबीज डेथ्स हुई हैं इंडिया में। और WHO लेकिन ये कहता है कि इंडिया एक एंडेमिक है रेबीज के लिए, और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं रेबीज के। और वर्ल्ड में जितनी भी रेबीज की वजह से डेथ होती है उसकी 36% हमारे भारत में होती है। तो अब 36% आउट ऑफ द आउट ऑफ ऑल द डेथ्स बिकॉज ऑफ रेबीज, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काउंट है ना। तो ट्रू बर्डन तो इनफैक्ट हमें नहीं पता, क्योंकि सरकार कुछ कहती है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैच नहीं करती। लेकिन अगर हम सही उसमें देखें तो हर साल अराउंड 18,000 से 20,000 डेथ्स होती हैं रेबीज की वजह से। देखिए बहुत लोग तो इंजेक्शन ही नहीं लगवाते, आज भी पता नहीं क्या नमक काली मिर्च
और हल्दी लगा लेते हैं और पता नहीं क्यों, मतलब वो सब चीज़ें चलती हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत लोग तो उनकी डेथ रेबीज़ की वजह से हुई है, कभी ऑफिशियल डेटा में आ ही नहीं पाती, क्योंकि लैब जाओगे तब तो पता चलेगा ना कि रेबीज़ की वजह से डेथ हुई है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। और अबाउट 30 to 60% ऑफ द रिपोर्टेड रेबीज़ केसेस एंड डेथ्स इन इंडिया अकर इन। अच्छा, अगर अब इसमें से 30 से 60% जितनी भी रेबीज़ केसेस हैं या डेथ्स हैं भारत में जो हो रही हैं, वो मोस्टली बच्चों में हो रही हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, सरकार ये कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी बच्चों में इस तरह के केसेस होते हैं, दे गो अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिपोर्टेड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द वैक्सीन फॉर एनिमल्स। अब देखिए, बात ये है कि जो रेबीज की ट्रीटमेंट है वो मल्टीपल शॉट्स ऑफ वैक्सीन चाहिए, एज वेल एज इम्यूनोग्लोबिन भी चाहिए, है ना। देखिए, वैक्सीन का शॉट अलग होता है, इम्यूनोग्लोबिन बिल्कुल इमीडिएटली दिया जाता है, जो बिल्कुल एकदम रेडी आपके पास एंटीबॉडीज पड़ी हैं। वैक्सीन तो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा आपके अंदर वो रिएक्शन पैदा करने के लिए, जिससे आप इम्यूनिटी जगाएं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज और बनाएं, ठीक है। तो वो आगे शॉट्स फॉलो करते हैं, लेकिन जस्ट तो इम्यूनोग्लोबिन भी दिया ही जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज वेयर रेबीज इज एंडेमिक हैव फ्रीक्वेंटली सेट टारगेट्स टू एलिमिनेट द डिसीज। इंडिया हैज कमिटेड टू डू सो बाय 2030 तक हमें भी एलिमिनेट करना है, इरेडिकेट करना है इस डिसीज को। लेकिन आपको पता है कि एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको रेबीज को एलिमिनेट करना है तो आपको बहुत मास लेवल पे डॉग्स की वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, राइट, जो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। जैसे लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है ना, वैसी एनिमल्स को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह हमें एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती इस डिसीज़ से, अगर एक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है ना जो परमानेंट इम्यूनिटी दे दे हमें, जब भी कुत्ता काटेगा आपको टीका लगवाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही बार बार आप, अगर आपके घर में पेट है तो आपको पता है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना पड़ता है अपने डॉग्स को, अपने कैट्स को, तो इसीलिए उनको भी बार बार ज़रूरत पड़ती है। ओके, और डॉग्स जो हैं वो 99% ऑफ ऑल रेबीज इन्फेक्शंस को अकाउंट करते हैं। और गवर्नमेंट का एक प्लान है, नेशनल एक्शन फॉर प्लान रेबीज एलिमिनेशन, जो हम चाहते हैं कि 70% जितने भी हमारे यहाँ पे डॉग्स हैं एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, उसके 70% ऑफ डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाए, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। तो ओके, दिस इज ऑल आई हैड टू टेल यू अबाउट इट। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल ताकि कोई आर्टिकल मिस ना हो जाए मेरे से। ओके, सो ऑलराइट, हाँ, एमपी फर्स्ट टू ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। तो ये देखिए, आपको बिल्कुल अभी हमने रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट्स पढ़ी है, जिसके तहत हमने ये देखा कि जो हमारे भारत में कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं सुसाइड की वजह से। और टोटल ऑफ 1,53,000 सुसाइड्स हमने देखे थे जो रिपोर्ट किए गए थे कंट्री में, जिसमें से मध्य प्रदेश 3rd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे इन द सेंस 14,000 से भी ज़्यादा केसेस तो यहीं से आए थे, मध्य प्रदेश से ही। तो आप देख सकते हैं। और इसका नेशनल एवरेज अगर जो है 11.3% है, तो मध्य प्रदेश में 17.4% है सुसाइड रेट। तो ऑब्वियसली नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा, इसलिए मध्य प्रदेश पहली स्टेट बनने वाली है भारत की जो प्रिपेयर कर रही है एक ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को। दिस इज एन एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ इज हेल्थ माय डियर फ्रेंड्स, उसको इग्नोर मत कीजिए। एक बारी हर तरह की शारीरिक निर्बलता झेली जा सकती है, लेकिन जब दिमाग किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, वो जितना वीक आपको कर देगा वो कोई चीज़ नहीं करती। तो रीच आउट टू पीपल, आई वुड से। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, इतना कंपटीशन है हर चीज़ में, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, जिस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस आपको अपनी लाइफ के करने पड़ते हैं, अपने रिलेशंस के, आपके आसपास जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पाते जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फिनेंशियल डिस्ट्रेस, कोविड, इन वजह से आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना कंपटीशन, इतना सब कुछ है, जिस वजह से लोगों की कम्युनिटी लाइफ भी सफ़र कर रही है, और ऐसा हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू मोर अबाउट इट, गवर्नमेंट शुड डू अ लॉट अबाउट इट। ये इतना ज़्यादा जो प्रेशर जो है बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, उनको 9th में चढ़ते नहीं, 6th में चढ़ते नहीं फिर भेज दिया जाता है। मतलब मैं किसी को गलत नहीं कह रही, पर इतना कंपटीशन, आगे बढ़ने का, दूसरों को पीछे छोड़ने का, ये
ये सही नहीं है. Something has to be done about it. I do not know how, but government should wake up to this challenge as soon as possible. Okay. तो ये सब कुछ इन्होंने टास्क फोर्स बना दिया है. मध्य प्रदेश ने एक टास्क फोर्स बना दिया है जिसमें साइकेट्रिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, सोशल वर्कर्स सब इंक्लूडेड हैं और एक तरह की स्ट्रैटेजी पे ये लोग कंक्लूड करेंगे. Okay, so now another point in India Bangladesh relation, this is also something that you must know. देखिए बांग्लादेश जब बांग्लादेश ने इनवाइट किया है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर एन अर्ली विजिट, क्योंकि जब शेख हसीना जी यहाँ पे आई, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंसर्न करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को. देखिए आप अभी देखा हमने कोशियारा रिवर असम से भी फ्लो करती है, राइट. फिर हमने बहुत सारे और रिवर्स के बारे में जो हम जानते हैं जिसमें मणिपुर इंक्लूडेड है. हमने फेनी रिवर देखी थी, फेनी रिवर त्रिपुरा में जाती है. तो बहुत सारी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी स्टेक पे हैं बांग्लादेश के साथ. इसीलिए बांग्लादेश ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप प्राइम मिनिस्टर जो है मतलब प्लीज़ उनको भेजिए यहाँ पे, जितना भी हम लोगों को आपस में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है. वी रिक्वेस्टेड द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जे किशन रेड्डी, मतलब जे किशन रेड्डी जी जो है, जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उनको बोला गया है कि आप बांग्लादेश आइए, अपने साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी लेके आइए नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स के, और ताकि हम इन सारे मुद्दों पे बातचीत कर सकें. इनफैक्ट जितने भी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, हम उनको डिस्कस कर सकें. Okay, so now this is another article that you must take a note of. Lancet publication. Lancet के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा. Every now and then we are reading about some Lancet news. Lancet publication का ये कहना है कि हमने एक रिसर्च की है, एक ग्लोबल मल्टी सेंट्रिक स्टडी की है, जिसमें हमने 1.55 लाख पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड किया था. ये 2005 से 2021 तक चली थी. तो आप सोच सकते हैं बहुत ही रिलायबल स्टडी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इतने टाइम तक चली है जो. तो इनका ये कहना है कि हमें ये पता चला है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के, यानी कि हार्ट डिसीजेस के, वो सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है हाई, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में. ठीक है, तो ये चीज़ एक तो ये पता चल रही है. दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का ही, मतलब दोनों ही जेंडर में भी, अगर हम जेंडर की डायकोटमी की बात करें, कि फीमेल में भी उतना ही रिस्क है, ऑलमोस्ट फीमेल में भी उतना ही रिस्क है और मेल्स में भी उतना ही रिस्क है हार्ट डिसीज होने का. तो दोनों की जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है दोनों के लिए ही सिमिलर होनी चाहिए. ठीक है, जब थ्रेट सिमिलर है तो फिर स्ट्रैटेजी भी तो सिमिलर होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है. कुछ है, आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन का जो डिप्रेशन और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है, लिपिड की अक्यूमुलेशन है ना, तो उसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है डिप्रेशन और लिपिड की वजह से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो मेन में थोड़ी सी ज़्यादा है विमेन के कंपैरिजन में. अगर हम विमेन में बात करें तो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने में. तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था. Okay, be cautious of studying in China. Now this is also very important thing. मैंने आपके साथ अभी recently, मैं आपको बहुत सारे, देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ आप प्लीज़ कुछ भी मिस मत करिए. टाइम स्टैम्प्स ठीक है हैं जो भी हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें और बताऊँगी. जैसे अगर हम चाइना में, अब गवर्नमेंट ने एक ऐसे डायरेक्शन निकाला है, एक ऐसे ही वार्निंग मेजर निकाला है कि वो मतलब वार्न कर रहे हैं बच्चों को जो भी चाइना में, आपको पता है अगर बाय चांस आप एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं या आप जानते हैं अपने घर में अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को जो मेडिकल अपने टाइम पे 12th में उन्होंने लिया था, तो जैसे ही अगर वो कभी नीट का पेपर देते हैं ना या कुछ भी होता है, उनके फ़ोन पे ढेरों मैसेजेस, इनफैक्ट वो कॉलेज भी चले जाएंगे ना किसी, तब भी उनको मैसेजेस आते ही रहते हैं. कम टू चाइना एंड 2.5 लाख में आप MBBS करिए, कम टू रशिया 2.5 लाख में, यूक्रेन, रशिया. तभी तो यूक्रेन में इतने सारे बच्चे मेडिसिन करने गए हुए थे क्योंकि इतना सस्ता है वहाँ पे सब कुछ करना. एंड आई एम नॉट जोकिंग, एक्चुअल में चाइना, रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज में बहुत सस्ती है मेडिसिन, यानी कि MBBS बहुत सस्ती है. लेकिन अभी क्या हुआ है आपको पता है कि NCM द्वारा, नेशनल मेडिकल ने NMC द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से जितने भी बच्चों को यहाँ पे लाया गया है
तो हम उन्हें यहाँ तो भर्ती नहीं करवा सकते। अब वो यूक्रेन यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से अगर कर रहे थे मेडिसिन, तो हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं, तो आप जॉर्जिया में कर लो या फिर वो कर लो, हम उनसे बातचीत कर लेंगे, आप वहाँ अपनी बची हुई स्टडीज़ कंप्लीट कर लो। लेकिन आप ऐसा करना, जो आप सर्टिफिकेट लोगे ना, वो अपनी यूक्रेनियन पेरेंट मेडिसिन इंस्टीट्यूशन से ही लेना, तो फिर मतलब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कैसे मतलब ये सब कुछ मैनेज करें। और कहीं स्टेट, हमने तो ऑब्वियसली फीस का मुद्दा सबसे बड़ा था। अब हमें क्या पता जो कंट्रीज आप हमें सजेस्ट कर रहे हो कि यहाँ जाके पढ़ लो, वहाँ पे फीस कैसी है, हम डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाएंगे, फिर हमारी यूक्रेनियन वो है, वो हमें वो डिग्री देगी भी कि नहीं देगी, फिर यहाँ पे आके हमें प्रैक्टिस करनी हो इंडिया में, तो हम तो बहुत परेशान हैं। तो ये चीज़ चल रही है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है कि इंडिया क्यों ऐसे मेजर्स वॉर्न कर रही है, मतलब ऐसी वार्निंग क्यों निकाली है इंडिया ने। देखिए, इंडिया ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी निकाली है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, यानी कि जो हो सकते हैं आने वाले टाइम में बच्चे जो बाहर पढ़ने जाएं, मेडिसिन पढ़ने जाएं चाइना में। उन्होंने क्वेश्चन किया है बच्चों को कि आप इस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि आपको हम पहले ही बता देते हैं पास परसेंटेज बहुत पुअर है चाइना में। अगर आप पढ़ने जाएंगे, मेडिसिन करने जाएंगे, तो बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं वहाँ पे, आपको पहले बता दें। अब बच्चे क्यों पास होते हैं कम, क्योंकि सबसे पहले तो आपको वहाँ जाके मैंडेटरली आपको वहाँ की जो ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेज है पोतोंगुआ, वो सीखनी पड़ेगी पहले आपको जाके, ठीक है। फिर इतने सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं उसके बाद, ठीक है, आप कर भी आओगे, किसी भी रो पिट के कर आए आप वहाँ से, ठीक है, आप कराए मेडिसिन। लेकिन फिर इंडिया में भी तो बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है ना, आपको फिर बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी इंडिया में। अगर आपको आके एमबीबीएस प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है, मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। फिर वो कैसे करोगे आप, तो हम आपको पहले ही सचेत कर देना चाहते हैं, बाकी डिसीजन ऑब्वियसली आपके हाथ में है। और अगर हम एक ऑफिशियल एस्टिमेट की बात करें तो अराउंड 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो करंटली एनरोल्ड हैं किसी ना किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी में, और इसकी वास्ट मेजॉरिटी ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। Okay, China has recently started issuing visas to a selected number of students. This is not very important. What I had to tell you, I have already told you. All right. So let's move on to another article, and this is going to be a very beautiful article, very beautiful article, and example of ethics, and example of unparalleled and uncompromising self-worth of a woman. Okay, of not a woman, of any person. आप किसी भी एक इंसान को देखते हैं, सेल्फ वर्थ तो सबसे पहले आता है। मतलब भीख की कमाई तो कौन लेना चाहता है, कमाई तो मेहनत करके ही होनी चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन या कुछ भी। मतलब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल है क्या बेसिकली। देखिए, एक बहुत ही एल्डरली वुमेन, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो मुंबई की जो लोकल ट्रेन इतनी बिजी, जिसमें ऑब्वियसली सच में पैर रखना भी बहुत मुश्किल है, उन बिजी ट्रेन में वो जा के चॉकलेट्स बेचती हैं अपने लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि ये जो है एक्चुअली एक फैमिली डिस्प्यूट हुआ था इनके घर पे बहुत बड़ा, तो इनको सस्टेन करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए ये एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ऐसा पैसे कमाने के लिए ये करती हैं। तो ये जब वीडियो वायरल हुई तो एक एनजीओ जो है, एक हेमकुंट फाउंडेशन जो है, उनके हरतीरथ सिंह आलूवालिया जी, उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे हेल्प मांगी कि आप मुझे इन विमेन को ढूंढने में मदद करिए जो अपने आप को वज्जी बताती हैं, अगर मैं यहाँ कहीं लिखा होगा ओके। तो उन्होंने कहा मुझे ढूंढने की मदद करिए, मैं सच्ची चाहता हूँ कि उनको हेल्प कर सके हम किसी भी फॉर्म में कंफर्टेबल अर्न करने के लिए अपने लिए। तो लेकिन मुझे पता नहीं है कि हम कहाँ ढूंढें उनको। फिर बहुत ही मुश्किल से उनको ढूंढ लिया गया। फिर जब उनसे मिलने के लिए ये लोग गए, तो जो मतलब ये है, उन्होंने बिल्कुल, विमेन ने पोलाइटली बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प में नहीं लूँगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू सेल माई चॉकलेट्स ओनली। और फिर उन्होंने क्या किया कि इस फाउंडेशन ने क्या किया, फिर सारी चॉकलेट्स खरीद ली जितनी भी उनके पास थी। तो उन्होंने कहा, मतलब लेट अलोन फाइनेंशियल सपोर्ट के, मतलब इन विमेन ने इतना भी मना कर दिया कि मैं अपने स्टॉक को, अगर आप पूरा खरीद रहे हो तो उन्होंने कहा हम डबल प्राइस पे खरीदेंगे। कहती नहीं, जितना प्राइस है उतने पे ही आप खरीद रहे हो, उतने पे ही जितना मैं सबको बेचती हूँ उतने पे ही लो लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक uncompromising self-worth, honesty, love for your work and your life, तो मतलब this is something which sets her apart from everyone else। और यही चीज़ यहाँ पे बात की है। और इनफैक्ट मतलब अभी इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हर हफ्ते में एक बार जितना भी इनका स्टॉक होगा वो खरीद लेंगे जितने प्राइस पे वो देंगी, ताकि वो एटलीस्ट एक दिन का ऑफ ले सकें, क्योंकि काफ़ी मतलब दिक्कत है इनके लिए, काफ़ी काफ़ी ओल्ड हैं और काफ़ी मुश्किल से अपने लिए, अपने पेट पालने के लिए कुछ कमा पा रही हैं।
ओके, सो दिस वाज समथिंग आई हैड टू टेल यू। अब हम देखते हैं कुछ एक बहुत हेडलाइन क्या हुई है। और राइट नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, इंडो पैसिफिक मीट हुई थी। ओके, लेट्स जस्ट गिव इट अ कर्सरी रीडिंग, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों नहीं ज्वाइन किया ट्रेड पिलर को इंडो पैसिफिक मीट के। ओके, इंडिया स्टेड आउट ऑफ द जॉइंट डेक्लेरेशन ऑन द ट्रेड पिलर। जॉइंट डेक्लेरेशन मतलब सारी कंट्रीज ने मिला के जो जॉइंट डिक्लेयर किया होगा, जॉइंट स्टेटमेंट दी होगी कि हमारा इस मीटिंग का आउटकम ये रहा। हमने उसके ट्रेड पिलर में, 3 और पिलर्स हैं, हमने 4 पिलर्स में से एक को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और हम ये क्या है एक्चुअली, ये यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसकी मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी लॉस एंजल्स में, जहाँ पे हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, हम ट्रेड पिलर को इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ, हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। अब देखिए, पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन तरह की कंट्रीज के सामने इतना बड़ा मुद्दा रखना कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ, हम WTO में भी यही करते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज द चैंपियन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज एज फार एज डिस्क्रिमिनेशन इज कंसर्न। मतलब इंडिया हमेशा खड़ा रहता है कि हमारे जैसी और हमसे छोटी छोटी, इनफैक्ट आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इंडिया ही एक्चुअल में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह की भी, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि यूएस की दवाइयाँ खरीद सके। आपको पता है यूएस में कितनी महंगी दवाइयाँ हैं, तो उन्हीं दवाइयों का हम जेनेरिक मेडिसिन भी बनाते हैं, जो हम पे ऑल दो काफ़ी एलिगेशन है कि हमें जेनेरिक मेडिसिन नहीं सेल करनी चाहिए क्योंकि उनका बिजनेस खराब होता है इस वजह से, ये वो। पर इन तरह की कंट्रीज जो अफोर्ड ही इतना कर सकती है, हम ही उनके लिए खड़े हैं ना। अगर किसी भी कंट्री के साथ इस तरह की आज तक कोई गलत हुआ है, वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर देम, वी हैव इमर्ज्ड एज अ चैंपियन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, वी हैव ऑलवेज स्टेटेड दैट। और कलेक्टिवली हम इंडिया नहीं, हम हर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं। आप कभी भी आपका मन हो तो आप WTO की सारी जितने भी मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हैं उनकी आप देखिएगा, हमारे स्टैंड क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। ओके, इंडिया वॉज द ओनली वन जो 14 IPEF कंट्रीज थी उसमें से, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी इंक्लूड करता था, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, जिसने ज्वाइन नहीं किया इस डेक्लेरेशन को ट्रेड पे। जो 3 और पिलर्स थे वो थे सप्लाई चेन्स को तो करना ऑब्वियसली बनता भी था, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा हिट हुई थी, तो हम भी उसका एक मेंबर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई चेन्स हिट होने की वजह से कितनी दिक्कत आई थी। सारे ही कंट्री ऑलमोस्ट चाइना पे डिपेंडेंट है, तो फिर चाइना पे डिपेंडेंट रहोगे आप, अपने दवाइयों के APIs के लिए भी अगर आप उन पे ही डिपेंडेंट रहोगे, तो फिर कैसे आप, मतलब किसी और पे भी तो कनेक्टिविटी बढ़ाइए किन्हीं और कंट्रीज के लिए। तो इसीलिए सप्लाई चेन was okay, fine, you joined it. Then comes clean economy, clean energy, very good. I mean clean energy के लिए तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो होना ही था, ये तो ज्वाइन किया था। और फेयर इकोनॉमी, टैक्स एंड एंटी करप्शन, दिस वाज आल्सो रीजनेबल फॉर अस टू join. Now what is the reason behind us staying out of the trade pillar? तो इसका इन्होंने ये कहा है, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हुआ क्या है, IPF लीडर्स की ये मीटिंग हुई क्यों है, क्योंकि 4 महीने पहले क्या हुआ था कि वी लॉन्च्ड टॉक्स। किसने? क्योंकि क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये सब जब मिले थे, क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, क्वाड समिट जो टोक्यो में हुआ था मई में, तब इस तरह के टॉक्स की बात की गई थी कि IPF मेंबर्स द्वारा करवाई जाएगी, और वो हुआ भी 4 महीने बाद ही, इतनी जल्दी हो गया। तो हमने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया कि काफ़ी क्विक था ये, इस बारी हमने काफ़ी इम्प्लीमेंट जल्दी किया। अब इनका ये कहना है कि अब देखिए, मैं आपको बहुत ही एक ऊपर से बात बता देती हूँ एक्चुअली में है क्या। देखिए, अगर हम इन तरह के ट्रेड फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी अभी डिटेल्स भी फुली आउट नहीं है, तो क्या होगा कि बहुत सारे ये लोग कमिटमेंट, ये तो सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये साउथ कोरिया वगैरह जैसी कंट्रीज हैं, और बाकी ऑस्ट्रेलिया, US वगैरह, ये लोग क्या करेंगे, ये पता है क्या कर देंगे, ये बहुत सारे कमिटमेंट्स लिख दें कि हर कंट्री कमिटेड है कि इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेबर लॉज हम रखते हैं, इतने स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज की इतने % आपको प्रॉफिट देना ही देना है उनके साथ। डिजिटल ट्रेड, ये वो, फिर आपको एक सर्वर में USA के, उसमें उसको अपना डेटा को सेव करना ही है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट वगैरह, ये 36 कमिटमेंट्स हमारे सिर पे डाल देंगे सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज वगैरह के। तो इससे क्या होगा, देखिए हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग कंट्री है,
ओके हमारा एक कर्तव्य है कि हम लो कॉस्ट पे और अफोर्डेबल मैनर में बेसिकली एनर्जी को प्रोवाइड करवा सके ग्रोइंग इकोनॉमी को। उसके लिए आप इतनी लेबर को देखिए, एक चीज अलग, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि हम इतना ज्यादा लेबर को भी पे कर सके। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होना चाहिए, एक मुद्दा है, लेकिन एक फेज्ड मैनर में, एकदम आप ऊपर से थोप नहीं सकते कि लेबर्स के लिए ये राइट्स रखो वो राइट्स रखो। छोटी छोटी सी यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे जो ओनर होंगे ना, वो भी मैं क्या बोलूँगी, छोटे छोटे उसमें ही काम कर रहे होते हैं वो लोग, इतने बड़े बिजनेसेस नहीं है यहाँ पे। आप इतनी चीजें लगा दोगे तो हम कैसे फॉलो करेंगे? और इन्वायरमेंट को आपने डैमेज किया है, सबसे पहली बात तो कमिटमेंट आपकी बनती है, हमारी इतनी ज्यादा नहीं बनती, अभी तो हम ग्रो करना शुरू हुए हैं। तो इन सारी चीजों को, और फिर अगर हम प्रिवेसी की बात करें, डेटा प्रोटेक्शन का बिल जब तक साइन नहीं हो जाता, तो अगर आप इन तरह की कंपनीज में बड़ी बड़ी जो हमारी डेटा प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर सकती है, हम उसको लेके भी काफी कॉशियस हैं। ओके तो अगर हम बात करें ये क्या है बेसिकली अडॉप्शन रूल्स की अगर हम बात करें, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बिल द्वारा पार्लियामेंट ने पास किया था, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 में, लास्ट ईयर की जुलाई में, जिसके तहत क्या हुआ था, जितने भी पेंडिंग, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जितने भी पेंडिंग अडॉप्शन केसेस हैं जो कोर्ट्स में पेंडिंग है बेसिकली, तो फिर दे शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब वो डीएम सॉल्व करेंगे अब, जिससे क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जाएगी, फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस होगा। उस टाइम पे तो ये मुद्दा था जब सरकार इन रूल्स को लेके आई थी, लेकिन अब लोग जो पिटिशनर्स हैं उनका ये कहना है, देखिए ना डीएम्स को पता है कि ऐसा कुछ रूल आया है, ना ही जजेस को पता है, तो हमारा मुद्दा वहीं का वहीं है, पेंडेंसी ऑफ केसेस अभी भी उतनी है जितनी पहली थी, तो आप कुछ करिए इस बारे में, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ पता है कि अब डीएम्स हैं बेसिकली जो इन केसेस को इन केसेस के साथ डील करेंगे। अब हम इंडियन एक्सप्रेस का, वैसे इंडियन एक्सप्रेस में आज बहुत खास कुछ आया नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ही बता देती हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो। Alright, so let's get started. We didn't adequately celebrate work of Indian scientists. देखिए पीएम मोदी का क्या कहना है एक्चुअल में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको इसका। इनका ये कहना है कि जो लास्ट सेंचुरी में जितने भी इंडियन साइंटिस्ट थे उनको सेलिब्रेट नहीं किया गया प्रॉपर मैनर में, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेम की हैं बहुत सारे साइंटिस्ट का, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस, यानी कि इन सब लोगों को उन्होंने कहा है कि जितना ये इनको ड्यू करती थी सोसाइटी उतना नहीं कर पाई, और लेकिन इसी वजह से हम काफ़ी टाइम पीछे रहे साइंस के मामले में। लेकिन अब इनका कहना है कि लेकिन आज पोजीशन काफ़ी अच्छी है इंडिया की, ग्लोबल लेवल पे 46 पोजीशन पे आते हैं हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगर 2015 की बात करें तो हम 81st पोजीशन पे थे, यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्टार्टअप्स कंट्री में कहाँ पहुँच चुके हैं, जस्ट आप 2-4 साल पहले पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे, कौन जानता था स्टार्टअप क्या होता है, लेकिन आज आप देखिए हर कोई स्टार्टअप चालू करना चाहता है अपना, और बढ़ भी रहे हैं। सो है ना, दैट वे। और इन्होंने थैंक किया कोविड-19 वैक्सीन को जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया भारत में, और स्पेस मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और सेमीकंडक्टर मिशन, मिशन हाइड्रोजन, ये सब वगैरह न्यू सेक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन साइंस में इंक्लूड हो रहे हैं। ओके अब हम लास्ट जो है आर्टिकल आज का वो डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एम सॉरी मुझे इसको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना है मैं ये बता देती हूँ, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप ये याद कर लीजिए कि भारत की सबसे पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है HFC टेक्नोलॉजी बस, उसको अनवील किया गया था लेट अगस्त में, ठीक है, with the fuel cell which uses hydrogen and air to generate electricity on board to power the bus। इसको डेवलप किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप किया गया है CSIR द्वारा और पुणे बेस्ड ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका KPIT लिमिटेड नाम है, ठीक है। तो दोनों आपको ये याद रखने हैं, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, काफी ज्यादा एक माइलस्टोन है बहुत बड़ा। अब हम बात करें लिथियम की, अगर देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज बीइंग सीन एज अ माइलस्टोन ऑफ सॉर्ट्स स्पेशली गिवन द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पुश दैट कम्स अमिड अ स्ट्रगल to make inroads into the global lithium value chain, which has prompted a rethink on the need to diversify the country's dependency on lithium ion batteries in the overall EV mix। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ और इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है सरकार अगर आप ईवी खरीदते हैं तो इसके लिए। लेकिन बात यह, हम लिथियम आयन है उस पे हम डिपेंडेंट है, लेकिन लिथियम आयन जो है उसका 90% जो है कॉन्सेंट्रेशन वो स्थित है चिली में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम पे। देखिए अगर कल को ऐसा हुआ कि यूएस से अगर इन कंट्रीज़ को डोमिनेट करना शुरू कर दे, इस साउथ अमेरिकन कंट्री से, या फिर ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। अब चाइना पे तो आप निर्भर रहने की सोच भी नहीं सकते, ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जब अगर कुछ ही कंट्रीज के पास है तो सप्लाई ऑब्वियसली ये कहीं कंट्रीज को कर पाएंगे ना, लेकिन पुश तो हर कोई कंट्री कर रही है अब ई व्हीकल्स के लिए। तो इंडिया को कुछ इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचना था, इसीलिए वी केम अप विद HFCs। ओके, सो दिस इज समथिंग वी मस्ट नो। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोर्स एंड हाउ डज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वर्क, तो आपको पता है हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो है केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, लेकिन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी तो कन्वर्ट करना है। तो फिर आता है रोल फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल क्या करता है बेसिकली, फ्यूल सेल यूज करता है बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। ठीक है, फिर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे हम रीडॉक्स रिएक्शंस वगैरह भी कहते हैं, उसके तहत क्या होता है, फिर फ्यूल सेल प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है केमिकल एनर्जी को। ठीक है, ये आपको पता है। और दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्लोबल हाइड्रोजन मिशन वगैरह ये सब कुछ जानते हैं, इसके कितने कितने वो होंगे अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कल ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।